आप सभी का स्वागत है साथियों। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में आप लोग का सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पता होगा अभी आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहा है, तो ये इसका पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर कि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक यानी कि 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले का जो 120 क्वेश्चन है ऑलरेडी हम यहाँ पे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर कि आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए। 121 नंबर में सवाल कह रहा है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए यहाँ पे जाना जाता है होता है। यानी कि जो आपसे पूछ रहा है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये वो है गुजरात में, ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये एशियाई शेर के लिए फेमस है, यहाँ पे एशियाई शेर ज़्यादा है, ठीक है। अब याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो गैंडे, एक सींग वाला जो गैंडा है वो काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे असम के अंतर्गत में ये आता है, ये आप लोगों का यहाँ पे फेमस है, ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए। 122 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, 123 नंबर सवाल। 123 नंबर में सवाल में कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के मुक्त होने के कारण हुई थी। आपको पता होगा जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 में, ये गैस त्रासदी हुआ था। जो यूरियन कार्बाइड फैक्ट्री था उसमें यहाँ पे MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीकेज होने के कारण ये रिसाव होता है, ठीक है। ये घटना मतलब होता है। अगला सवाल के देखिए 124 नंबर कि गंगा कार्य योजना किसके सुधार के लिए शुरू किया गया था। तो गंगा कार्य योजना जो शुरू किया गया था पानी की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए ये किया गया था। ये कब किया गया था शुरुआत, तो ये 1985 ईस्वी में उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। 125 नंबर सवाल है कि भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो आपको पता होगा ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है सूर्य। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। ग्लोबल वार्मिंग को जो मेन कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण यहाँ पे है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि तापमान, वायुमंडल का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। अगला सवाल है 127 नंबर सवाल कि ग्रीन मफलर डैश से संबंधित है। यानी कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा जो ग्रीन मफलर है ना, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपने हाईवे के ऊपर में गए होंगे तो आपने देखे होंगे कि बीच में जो है यहाँ पे जो पेड़ लगाया जाता है, पेड़ की एक पट्टी लगाया जाता है, तो इसी पट्टी को हम ग्रीन मफलर तकनीक के नाम से जानते हैं। पौधे लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने का यह एक तरीका है, ग्रीन मफलर, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 128 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप को अफ्रीका से यहाँ पे अलग करता है, आपको ये पूछ रहा है। तो जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है वो भूमध्य सागर करता है, जिब्राल्टर जो जल संधि है उसके द्वारा। 129 नंबर सवाल है कि ये खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं। आपको पता होगा जो सबसे पहले जो होते हैं उत्पादक होते हैं, और उत्पादक के बाद जो सबसे पहला वो आता है शाकाहारी। यानी कि पहला जो यहाँ पे उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग का ये राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 130 नंबर सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के जो चक्रण है उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये आपका 2019 के अंतर्गत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टेट ईवीएस में पूछा गया था, ठीक है। बहुत जल्द साथियों यूपी टेट के लिए फिर से हमें बताने जाने हैं, बहुत जल्द यानी कि 1 जून से यूपी टेट का टारगेट बैच आप लोग का स्टार्ट हो रहा है 1 मंथ के लिए। इस 1 मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल और केवल आप लोग का प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर कि ये टारगेट बैच से आप जुड़ना चाहते हैं
तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी दे देंगे कि कैसे जुड़ना है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टारगेट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ जो है प्रैक्टिस चलेगा, हर सब्जेक्ट वाइज चलेगा, फुल मॉक टेस्ट चलेगा। 1 महीने के लिए आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना तय होगा। ठीक है। 138 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? यानी कि सबसे कम ईंधन जो है किसके कारण प्रदूषण कम होता है, तो वो है हाइड्रोजन। अगला है कि संकटापन्न प्राणी विशाल पांडा कहाँ पे पाया जाता है? आपको पता होगा जो विशाल पांडा है यानी कि वो चीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है? जैसा कि पता होगा कि जो क्रिसमस मनाया जाता है भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को भारत में बहुत ही ज़्यादा ठंडी सर्दी का मौसम होता है। लेकिन एक देश है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जो 25 दिसंबर का जो दिन रहता है वहाँ पे गर्मी का दिन रहता है। ठीक है, आई होप इतना समझ गए। 134 नंबर सवाल है कि जैव कीटनाशक उत्पादक वृक्ष का क्या नाम है? नीम, देवदार, चीड़, ओक या कुछ और? तो जो जैव कीटनाशक होता है वो नीम होता है। आपने घरों में देखा होगा कि जो यहाँ पे अनाज का जो भंडारण किया जाता है, यानी कि जो अनाज अनाज को, जैसे गेहूं हो गया या चावल हो गया, उसको जब कोठी में रखते हैं तो उसमें एक कीड़ा लग जाता है, कीरी जिसको बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करता है ना कि उसमें नीम का बहुत सारा पत्ता रख देता है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। और जो नीम का पत्ता होता है ना, उस अनाज में कीटनाशक के रूप में यूज होता है। ठीक है, इसीलिए ये पूछ रहा है कि जैव कीटनाशक उत्पादक वृक्ष का नाम क्या है। इसीलिए हम इसी कारण से नीम को जैव कीटनाशक वृक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है। 135 नंबर सवाल देखिए, 135 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति है? यानी कि जो मरुस्थल के क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में जो वनस्पति पनपता है उसे कैक्टस कहा जाता है। नागफनी का पौधा ये होता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, याद रखिएगा। टाइटन किस उपग्रह का प्राकृतिक किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये जो है वो शनि ग्रह का है। टाइटन किसका है? वो शनि का है, आप लोग याद रखिएगा। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, ये आपको पता होगा। और जो शुक्र है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रह है। ठीक है, सॉरी, शुक्र नहीं, ये जो शनि है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब इसमें 7 छल्ला पाया जाता है। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि छल्लों वाला ग्रह कौन सा है, तो है आप लोगों का शनि ग्रह, आप लोग याद रखिएगा। 137 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है? इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है। जो बायोडीजल फसल है वो जेट्रोफा है, आप लोग याद रखिएगा। 138 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो ये पारित किया गया था 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। और ये संविधान के 253 अनुच्छेद के द्वारा इसको पारित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा था? तो आर्टिकल था 253। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी जैव विविधता सबसे अधिक है? जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में ये पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो सदाबहार वर्षा वन है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। इसी के कारण यहाँ पे जो पाए जाते हैं शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कौन सा वन? शंकुधारी, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। 140 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा लावा के द्वारा बनती है? आपको पता होगा जब मैग्मा यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर में आकर पिघल जाता है, तब एक चट्टान का निर्माण होता है, एक मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टान तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, फिर उससे जो एक मिट्टी का निर्माण होता है, उसी को पूछ रहा है कि कौन कौन सा मिट्टी जो है लावा से बनता है। तो वो जो बनता है वो काली मिट्टी बनता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये जो रेगुर मिट्टी होती है ना, ये कपास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर आते हैं 141 नंबर सवाल में। 141 नंबर सवाल में ये कह रहा है आपसे कि वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? आपको पता होगा जो ओजोन परत है वो परावैंगनिक किरणों को
पृथ्वी पर आने से रोकता है। यानी कि जो ओजोन परत जो पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे? समताप मंडल में ये पाया जाता है। अब कुछ और बातें हैं, जैसे यहाँ देखिए क्षोभ मंडल दिया गया है। ये जो क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं, जो भी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे के बादलों का बरसना या गरजना, तड़कना, मलकना, जो भी मौसमी घटना होती है वो सारा घटना क्षोभ मंडल में होता है। फिर है यहाँ पे एक आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। क्या? रेडियो तरंगे। आप लोग याद रखिएगा। मध्य मंडल में जो भी उल्का पिंड की घटना होती है, उल्का पिंड, उल्का पिंड का अगर सवाल पूछा जाता है बार बार कि उल्का पिंड की घटना वायुमंडल के किस परत में होती है, तो वो मेसोस्फीयर में होता है, मध्य मंडल में होता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी 141 का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हुआ। अब 142 नंबर में सवाल देखिए, सीडीबी से सवाल पूछा गया है कि क्लास 5 का राकेश आमतौर पर अपना दत्त कार्य समय पर ईवीएस शिक्षक को जमा नहीं करता है। सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कहने का मतलब आपने कहा नौकरी लग गया और एक छात्र जो राकेश है, राकेश को आप होमवर्क देते हैं लेकिन होमवर्क आपको दिखाता नहीं है। अब क्या कीजिएगा? प्राचार्य यानी प्रिंसिपल से आप उसका शिकायत कीजिएगा, उसको खेल के मैदान में जाने से रोकिएगा, या उसका अनियमितताओं का पता लगाइएगा और उसको परामर्श दीजिएगा, या माता पिता को इसके बारे में ये जानकारी दीजिएगा। तो सबसे जो पॉजिटिव यहाँ पे रिस्पॉन्स है, आप उसको पता लगाएंगे कि आखिर में ये क्यों नहीं बना पा रहा है सवाल, क्यों नहीं हमको दिखा रहा है, और उसी के अनुसार उसको आप परामर्श दीजिएगा। इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर सवाल है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को लेक सिटी कहा जाता है? ठीक है, तो वो जो कहा जाता है भोपाल को कहा जाता है। किसको? भोपाल को। मध्य प्रदेश में 14 से अधिक झील पाए जाते हैं वहाँ पे, याद रखिएगा। जो उज्जैन है, उज्जैन को पूछा जाता है किस नदी के तट पे ये स्थित है, तो ये जो स्थित है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इंदौर को मिनी बॉम्बे के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मिनी बॉम्बे। ठीक है, ये सारा चीज़ याद रखिएगा। 144 है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? काम या वेतन, गौरव या छात्रों का विश्वास? तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा, आप पे अगर के बच्चों को विश्वास है तो ये एक टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मैं पर्सनली ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर कि आप एक शिक्षक के रूप में जब नियुक्त होते हैं ना, बच्चा आपसे कितना जुड़ पाता है, कितने बच्चों ये समझते हैं कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं या हमारे लिए बेहतर सोचते हैं, ये एक टीचर के लिए बहुत मायने रखता है। तो आप कभी भी अगर के टीचर के रूप में नियुक्ति होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फोकस कीजिएगा बच्चों के ऊपर में अपना विश्वास बनाना। ठीक है, 145 नंबर सवाल देखिए। 145 नंबर सवाल है कि एक परिकल्पना का बार बार परीक्षण किया जाता है और इसे गलत नहीं पाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? अब देखिए बहुत सारा चीज़ है, कोई भी परिकल्पना है बार बार परीक्षण किया जाता है और उसे गलत नहीं पाया जाता है, बार बार सही माना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नियम और सिद्धांत में क्या अंतर है? बार बार परीक्षण किया गया, गलत नहीं पाया गया तो वो एक सिद्धांत बन गया। और जिसे सत्य के रूप में स्वीकारा जाए, जिसे सत्य के रूप में स्वीकारा जाए, स्वीकारा जाए, उसको जो हम कहते हैं वो नियम होता है। खोज क्या है भाई? किसी भी अज्ञात चीज़ों के बारे में जानकारी, वो हमारा खोज कहलाता है। कोई भी नया चीज़ है जिसके बारे में पहले ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया, तो उसको हम जो कहते हैं खोज कहते हैं। ठीक है, अब एक है मूल अवधारणा क्या होती है? मूल अवधारणा एक साधारण विचार होता है जो किसी भी मनुष्य के मन से या उसके विचार से उत्पन्न होता है। तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे कि सिद्धांत, नियम और खोज और मूल अवधारणा में क्या चीज़ यहाँ पे अंतर है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? जो सबसे अच्छा उपयुक्त विधि है संगोष्ठी और परियोजना, यहाँ पे ये विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर सवाल देखिए। 143 सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मैंने ऊपर में बताया आपको कौन कौन ग्रीन हाउस गैस होते हैं, उसमें हमने हीलियम को नहीं बताया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा।
148 है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। तो जो ध्वनि प्रदूषण मापना जाता है वो डेसिबल से मापा जाता है। जूल से क्या मापा जाता है, तो जूल से ऊर्जा मापा जाता है। और जो न्यूटन है, न्यूटन से यहाँ पे बल को मापा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 149 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा आमतौर पर ये झारखंड में बहती है। कहाँ पे, झारखंड में ये बहती है। बाकी जो ताप्ती नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ये अरब सागर में या खंभात की खाड़ी में ये सब गिरता है। 150 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ हिम नदों की क्रिया से बनती है। ठीक है, यानी कि हिम नद की क्रिया से कौन सा आकृति बनता है। वो जो आकृति बनता है वो यू आकार के यहाँ पे आकृति ये बनता है। ठीक है, यू आकार की आकृति। अब देखिए भी आकार की आकृति कैसे बनता है। तो जो भी आकार की आकृति है वो नदी के द्वारा बनता है। जब नदी यहाँ पे गिरती है बहुत तेजी के साथ में, तो वहाँ पे भी आकार की घाटी का ये निर्माण करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिएगा, लैपीज क्या होता है भाई। तो लैपीज जो होता है चूना पत्थर, आपने चूना पत्थर देखा होगा कि भी ये चट्टान तरीका का होता है, बहुत बड़ा बड़ा, उसको फोड़ कर फिर अलग अलग किया जाता है। तो चूना पत्थर के ऊपर में एक लकीर खींचे हुए रहते हैं, उस लकीर को हम क्या कहते हैं, लैपीज कहते हैं। और जलप्रपात तो आप जानते हैं, ये हो गया झरना। तो झरना से कोई भी यहाँ पे आकृति नहीं बनता है। अगला सवाल है देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है। अब दो चीज होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। सवाल बस दो ही चीज पूछा जाता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन। ठीक है, बस ये दो चीज़ों आप लोग याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। सबसे लंबा दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, वो होता है 21 जून को। कौन सा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, 21 जून को। वही अगर के दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा, सबसे जो लंबा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को। अब बाकी जस्ट इसका उल्टा होता है। और कि सबसे छोटा दिन आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध में, देखिए ये सब ना में ना बीच में 6 महीने का गैप होता है। यानी कि जैसे कि 21 जून हुआ सबसे लंबा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसके 6 महीने के बाद, यानी कि यहाँ पे दिसंबर के अंतर्गत में 21 दिसंबर या 22 दिसंबर के आसपास में वहाँ पे सबसे लंबा दिन ये होगा। ठीक है, वही अगर सबसे छोटा दिन देखिएगा, तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर, ये दोनों होता है। 21 22 दिसंबर हर जगह दिया रहता है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, कि इसमें 21 या 22 दिसंबर में सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे यहाँ पे छोटा दिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ पे ये उलट जाएगा, 21 जून ये हो जाएगा 6 महीने के बाद। यही चार चीज़ तो होता है और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। अब देखिए क्या पूछा गया है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो ये हो गया सबसे लंबा दिन, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी कि 22 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। 152 नंबर सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। तो जो सत्यार्थ प्रकाश के यहाँ पे लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ए ये राइट उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लेट लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ये राइट उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जो एक खोज है ब्राह्म समाज, ये ब्राह्म समाज। अब ऐसा सवाल पूछा जाता है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन जी ने किया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो जो बिहू है ना ये असम का लोक नृत्य है, आप लोग याद रखिएगा। एक और है राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर के बारे में बहुत पूछा जाता है। तमिलनाडु का जो एक लोक नृत्य है करगम, करगम का भी याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य एक है कजरी। ये जो तीनों लोक नृत्य है ना बहुत ही फेमस अलग अलग राज्यों का लोक नृत्य है, तो सवाल पूछा जाता है, इसीलिए ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं 154 नंबर क्वेश्चन की ओर। 154 नंबर सवाल क्या है कि पारस्परिक जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाली स्थान के रूप में कहते हैं। ठीक है, ये सवाल ना बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत में भी ये सवाल आया था।
और ये सवाल तो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए, जो यहाँ पे खाद्य श्रृंखलाओं का जो समूह होता है ना, उसको फूड वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड वेब। और फूड वेब को हिंदी में खाद्य जाल कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी ये राइट उत्तर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो जो राज्यपाल अगर के आपको बनना है या राष्ट्रपति आपको बनना है, तो यहाँ पे आपका जो उम्र होना चाहिए वो 35 साल का उम्र होना चाहिए। वही अगर के आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, राज्यसभा, या आपको विधान परिषद, कौन सा? विधान परिषद के रूप में अगर के सदस्य के रूप में बहाली होना चाहते हैं, अगर कि आप सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपका जो उम्र होना चाहिए वो 30 साल का एज होना चाहिए। अगला सवाल आता है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। आई थिंक ये सवाल हम पहले भी आपको करा चुके हैं, इससे पहले भी। ठीक है, तो अगर के देखिएगा, तो जो भारतीय संघ होता है उसका जो यहाँ पे हेड होता है, कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। यानी कि ए का ही अगर के देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आएगा। राज्य का कौन होता है? राज्यपाल होता है। निगम का कौन होता है? मेयर होता है। और अगर के ग्राम पंचायत का देखिएगा तो वो सरपंच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो उसके द्वारा मनोरंजन कर, टोल कर, गृह कर, ये सभी टाइप के टैक्सेस लगाए जाते हैं। हेमलेट किस व्यवधान से जुड़ा हुआ है? तो ये जो हेमलेट व्यवधान है वो ग्रामीण व्यवधान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आपको मैंने बता रखा है ऊपर में, जो ज्वालामुखी जो पर्वत है वो किलिमंजारो है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? मैंने बताया आप लोग का जो एलिफेंटा कैव है, एलिफेंटा जो द्वीप है, ये मुंबई के तट पर स्थित है। और यहाँ पर साथियों यूपी टेट के अंतर्गत में ईवीएस से जो भी सवाल यहाँ पे पूछा गया था कंप्लीट होता है, कंप्लीट 160 एमसीक्यूज। अब इसको जिसको भी प्रैक्टिस करना है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी 1 जून से जो आप लोग का टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें कोशिश कीजिएगा कि सब लोग जुड़ जाएं, क्योंकि ये 1 महीना का ही टारगेट ग्रुप है और इससे आपका सिलेक्शन होना के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी फिर भी कोई अगर के आप लोग का डाउट रहता है तो दिए गए नंबर हमारा 9176800345 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।